नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा फिर से एक बार आपके सामने हूँ अपने शो बियॉन्ड द बैलेंस शीट में, जिसमें हम लगातार जो इंडस्ट्री में कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, अपना जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ अचीव किया है, ऐसी शख्सियत के साथ मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं। तो आज मेरे जो मेहमान हैं वो संदीप कुमार गुप्ता जी हैं, जो कि ड्यूक इंटरनेशनल के या ड्यूक ट्रेवल के ओनर हैं और फाउंडर हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये ट्रैवल इंडस्ट्री यानी कि कैसे काम करती है, या कैसे इन्होंने जीरो से 5 लाख तक की जो मतलब 5 लाख नंबर ऑफ इनके ट्रैवलर जो हैं, या जो जिनको इन्होंने यात्राएं कराई और एक मेमोरी क्रिएट करी जिन लोगों के लिए, कैसे किया और कैसे इस फील्ड में आए और इस फील्ड की क्या टेक्निकलिटी हैं या कैसे इसमें पैसे बनते हैं, ये सब सारा चीज़ें इनसे समझते हैं। तो चलिए मिलते हैं संदीप कुमार गुप्ता जी से। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार। संदीप, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि ये कैसे आप इस फील्ड में आए। मतलब ये मतलब वैसे तो देखा जाए तो ट्रैवल इंडस्ट्री अपने आप में है ही अच्छी और लुक्रेटिव भी रही है, बट शुरू में क्या होता था, उतना ज़्यादा मतलब हिंदुस्तान जैसी कंट्री में लोअर इनकम वाले ज़्यादा हैं, तो ट्रैवल भी घूमना फिरना, और आप जो काम करते हैं, जो मैंने स्टडी करा है कि ये एडवेंचरस मोर एवर ऑन द एडवेंचरस साइड में आप करते हैं ये वाला काम, तो इसके जो पेइंग कैपेसिटी है वो भी कम होती थी। तो आज के 10 साल पहले आपने शुरू किया ये, तो क्या आपको इंसेंटिव था इसको शुरू करने के लिए? हम क्यों आए, इसका रीज़न तो हम यही बोल सकते हो, बाई चांस आए हम। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बिकॉज हम लोग इस इंडस्ट्री से नहीं हैं। तो पहले तो हमें एक्चुअली बिजनेस करना था। अच्छा। तो वी वर थिंकिंग कि किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। तो उस समय हम लोगों ने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी और उसके बाद हमें लगा कि ट्रैवल इंडस्ट्री में जाना चाहिए। रीजंस ये थे कि ग्रोथ दिख रही थी हमें, उस समय भी ग्रोथ डबल डिजिट में थी आज से 12 साल पहले, और लगा कि अगले 20-30 साल ये डबल डिजिट ग्रोथ रहने वाली है इस इंडस्ट्री में। इंडिया की मिडिल क्लास बढ़ती जा रही है। हाँ, मतलब कायदे देखा जाए 2004 के बाद जो है हिंदुस्तान में थोड़ा सा जो मिडिल क्लास थोड़ा सा फ्लोरिश होने शुरू आई, स्पेशली जो 6 पे कमीशन जब आया था उसके बाद। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, डेमोग्राफिक डिविडेंड फेस है, यंग इंडिया है ना। तो हमें ये सब देखते हुए लगा कि हमें ट्रैवल में जाना चाहिए, ये ग्रो करेगा। अब ट्रैवल में आने के बाद हमने सोचा कि क्या करना चाहिए। ट्रैवल भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ना। तो उसमें ऑनलाइन टिकटिंग में जा सकते थे, हॉलीडे में जा सकते थे, वीज़ा कंसल्टिंग में जा सकते थे। तो हमने सोचा नहीं, हमें हॉलीडे में जाना है, ठीक है। तो हमने हॉलीडे में जब सोचा कि हॉलीडे में करना है, तो फिर बात यही कि कौन सा डेस्टिनेशन करना है। तो उस समय यूरोप और फार ईस्ट ऑलरेडी चल रहे थे, अच्छा चल रहे थे, लोग जा रहे थे। तो वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम न्यू डेस्टिनेशन जो कि इंडियन मार्केट के लिए अननोन है, अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब जैसे नॉर्मली जो इंडियन ट्रैवलर होता था तो वो तो डोमेस्टिक करते थे पहले, या अगर इंटरनेशनल की जब बात आती थी तो ज़्यादा इंडिया वाले मतलब ये हो गया थाईलैंड हो गया या दुबई हो गया, या मतलब जो आसपास की जो कंट्रियाँ हैं, एशियन कंट्री है, यहीं पे ज़्यादातर। तो मतलब मैंने देखा कि आप कुछ एक आपने जो नाम दिया, नाम मैंने वो देखा CIS कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब मैंने नहीं सुना था पहले। तो ये मतलब ऐसी नई जगहें आपने कैसे एक्सप्लोर करा? आप खुद ट्रैवलर हो कि नहीं, मेरा ऐसा कुछ पैशन नहीं है ट्रैवल। अच्छा। मैं बिजनेसमैन। अच्छा। तो बेसिकली आपने सही बोला, डोमेस्टिक जो मार्केट है ना, अभी भी 10 गुना है आउटबाउंड से। जो हम आउटबाउंड कर रहे हैं इंटरनेशनल, उससे 10 गुना है। बट स्टिल इंडियन मार्केट इतना बड़ा है ना कि आउटबाउंड भी काफ़ी बड़ा है, 1/10 होने के बाद भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि हम ढूंढ रहे थे कि कौन सा कुछ ऐसे डेस्टिनेशन जो कि नए हैं इंडियन मार्केट के लिए, जहाँ पे कोई भी, बिकॉज हमारा प्लान था कि हम B2B मार्केट में जाएंगे, है ना, कि हम ट्रैवल एजेंट्स को सर्व करेंगे, डायरेक्टली हम क्लाइंट्स को नहीं सर्व करेंगे। बिकॉज यू नो B2C में जाने का मतलब था कि डायरेक्टली हम कम्पीट करते ईज माई ट्रिप से, थॉमस कुक से, बड़ी कंपनीज से, जो फंडेड कंपनीज हैं। और B2B में क्या था कि बजट कम चाहिए था, तो हमें B2B में जाना था। और B2B में हमें पता था कि ऑलरेडी थाईलैंड के लिए और यूरोप के लिए ऑलरेडी DMCs हैं। तो वी थॉट कि हम एक होलसेल ऑपरेटर या फिर B2B ऑपरेटर बनते हैं कुछ ऐसी डेस्टिनेशन के लिए जो कि नहीं है।
इस इंडस्ट्री में। तो वी स्टार्टेड विद तास्कन, वो नया डेस्टिनेशन था। फिर इसके बाद धीरे धीरे फिर हमने एक्सपैंड किया। तास्कन के बाद हमने अलमाटी स्टार्ट किया कज़ाकिस्तान में, देन किर्गिस्तान किया, ये तीनों सेंट्रल एशिया में आ गया। देन वी मूव फॉर अवे टुवर्ड्स कॉकेसस, जहाँ पे आर्मीनिया स्टार्ट किया हमने। फिर इसके बाद हमने यूक्रेन स्टार्ट किया, अज़रबैजान स्टार्ट किया, जॉर्जिया किया, मीनवेल रसिया भी स्टार्ट कर दिया था हमने। तो मोटा मोटा हम लोगों ने पूरा CIS कंट्रीज कवर कर लिया। देन लेटर ऑन वी स्टार्टेड टर्की ऑल्सो। अच्छा, ये CIS कंट्री मतलब पहले मैंने नहीं सुना कि CIS मतलब कहाँ से आया ये CIS मतलब है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जो अर्स्टवाइल USSR था ना, जो USSR से टूट के जो कंट्रीज निकली, हाँ, तो उन लोगों ने फिर एक अपना एक यूनियन बनाया जिसको हम CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बोलते हैं। अच्छा, तो मेजरली जो मतलब आपका जो स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं या वो CIS कंट्रीज में है। CIS कंट्रीज में। और वो आप एडवेंचरस वाली साइड में ज़्यादा करते हैं कि नहीं, नॉर्मल एक्सपीरियंसेस सभी हैं वहाँ पे। अच्छा, तो वहाँ पे लेज़र ट्रेवल के लिए लोग जाते हैं। उसके अलावा आजकल एडवेंचर टूरिज़्म भी हो रहा है और फैमिली टूर्स भी है। सो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आर देयर। तो जैसे अब इस फील्ड में भी कंपटीशन है और बड़े प्लेयर भी हैं, तो मतलब जो किस चीज़ के लिए जाना जाए, मतलब क्या खास है आपके पास? देखिए, हमें फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिला। 2013 में जब हमने तास्कन स्टार्ट किया तो वी वर द फर्स्ट कंपनी टू प्रमोट एनी CIS कंट्री। उसके बाद हमने अलमाटी और जितने भी डेस्टिनेशन किए, तो वी वर लाइक फर्स्ट कंपनी टू स्टार्ट दिस डेस्टिनेशन। तो वो एडवांटेज था। और धीरे धीरे हमने क्या किया कि अपना ग्रिप बढ़ाते चले गए। हमने हर जगह पे अपना खुद का ऑफिस खोला। हर जगह पे हमारी ऑपरेशंस की खुद की टीम थी। हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग होटल के साथ, लोकल वेंडर्स के साथ, वो हमने खुद करी। तो ऐसे हमने स्ट्रेंथ बढ़ाई अपनी। फिर धीरे धीरे के हमारा वॉल्यूम बढ़ा तो हमारा अथॉरिटीज़ के साथ, एम्बेसीज़ के साथ भी हमारा अच्छे रिलेशनशिप हो गए, है ना, ऐसे करके। सो वी हैव ए स्ट्रॉन्ग लाइक प्रेजेंस। मतलब जैसे जो नई टेरिटरी में आप जाते हैं जब, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम तो आती हैं, और उसके अलावा मतलब फाइनेंशियल भी उसका कॉस्टिंग कैसे, मतलब कि कितने रुपए पैकेज बनाना चाहिए, मतलब उसमें आपको फिगर आउट करना पड़ता, नहीं तो लॉस हो जाए। मतलब आपने कोई असाइनमेंट उठा लिया उसमें, मतलब चूँकि एक पैकेज बनता होगा ना, ये मतलब कि पैकेज बना के आप एक बैच ले जाते होंगे, ऐसा तो नहीं कि आप एक आदमी को, तो ये सारी चीज़ों पे स्टडी करना पड़ता होगा आपको। तो इसके लिए कैसे क्या मतलब वहाँ पे करके करा जाता है? जैसे हमारी लोकल ऑफिसेस हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग टीम है हर जगह पे। तो ये होटल से और जो लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे सबसे कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं। तो हमारे पास सब चीज़ों के रेट्स आते हैं। देन उसके बाद हम बंडल बना के उसका प्राइस बनाते हैं। तो वो जो लैंड प्राइस बनता है, लैंड प्राइस मतलब वहाँ का जो कॉस्ट है, वहाँ पहुँचने का, होटल का हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया और मील्स हो गए, रेस्टोरेंट से हो गए, तो ये वहाँ पे जो एक्सपेंस आने वाला है दैट इज़ आपका लैंड कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद फिर हम एयरलाइन से बात करते हैं कि हमें किस रेट पे फ़्लाइट हो गया, है ना। तो उससे बाद फ़्लाइट का एस्टिमेशन लेते हैं, उसका दोनों को मिला के हमारा एक पैकेज का कॉस्ट का एस्टिमेशन बनता है। अब इसमें भी एक्चुअली दो चीज़ें होती हैं। एक होता है जहाँ पे हम प्री परचेज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने प्री परचेज़ किया कि एयरलाइन से नेगोशिएट करके हमने प्री परचेज़ कर लिया, एक डेट पे हमने 50 सीट उठा ली, ठीक है। फिर उसी डेट पे हम लोगों ने वहाँ पे होटल बुक कर लिया, तो ये प्री परचेज़ हुआ। यहाँ पे हमारा रिस्क है, बट हमें बहुत अच्छा बार्गेन मिलता है। जैसे आप FIT टिकट कराने जाओगे इस समय कहीं बाकू का, आप तो 50,000 का टिकट है, और हम नेगोशिएट करते हैं उसको ऑफ सीजन में 30,000 रुपीज़ का, ठीक है। सिमिलरली होटल में भी हम नेगोशिएट करते हैं, क्योंकि हम लोग उनके साथ में से पूरे सीजन में कई 10,000 रूम नाइट्स लेते हैं, 5,000 रूम नाइट्स लेते हैं, तो हमें एक बार्गेन मिलता है। मतलब आप पहले अंडरराइट कर लेते हो पहले, राइट, उसके बाद तब पहले आप खरीद लेते हैं तब बेचते हैं, राइट, सीधा शॉर्ट ऑफ दिस इज़ वन वे। दूसरा तरीका है कि हमने एक सॉफ्ट कॉन्ट्रैक्टिंग किया हुआ है। जैसे हमने एक रेट कॉन्ट्रैक्ट किया, रेट लिया उनसे, वो रेट दे ऑनर, लेकिन हमने कुछ पे नहीं किया। अच्छा, मतलब ठीक है, विदाउट पेमेंट हाँ, बुकिंग कर लिया, अंडरराइट कर लिया। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कोई डेट फिक्स नहीं है। उसमें क्या, कोई भी डेट में जैसे कस्टमर आया, हमें पता है कि टेंटेटिव इतना रेट है, इतना रेट हमें मिलेगा, है ना, उसके हिसाब से, और फ्लाइट का डेट भी हमने एस्टिमेट कर लिया, उसके हिसाब से प्रपोजल दे दिया। जब कंफर्मेशन किया तब हमने अवेलेबिलिटी चेक करी, उसको कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो मोर और लेस हमें उसमें प्रॉफिट में रहते हैं।
लेकिन जो प्री परचेज वाला है वो हम लोग पूरा पैकेज बना के उसको मार्केट में फ्लोट करते हैं कि ये डेट्स में हमारे पास सीट्स अवेलेबल है और ये हमारा पैकेज है, ठीक है। और वो क्या होता है कि वो ग्रुप में जाते हैं लोग, वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जैसे एक अभी आप FIT पैकेज बनाओगे तो 50,000 का फ्लाइट टिकट हो गया मान लीजिए बाकू का, सब लैंड वगैरह मिला के आपको 1,10,000 का पैकेज बनेगा। लेकिन वही पैकेज हम 70,000 का देते हैं ग्रुप में। राइट, इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाता है। राइट, कि आपने एक साथ बुक किया तो उसमें आप मतलब इंडिपेंडेंट ट्रेवल की बजाय बस कर लिया, मतलब उसमें एक चीज़ और फ़ायदा है कि मतलब कम पैसे में अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। अब वो प्रॉपर्टी अच्छी मिल जाएगी या बाकी चीज़ें भी अच्छा हो सकता है। अब पहले थोड़ा सा लोग अप्रेंसिव थे जब हमने स्टार्ट किया था, तो उस समय 2012-14 के आसपास लोग ग्रुप में ट्रैवल करना नहीं पसंद करते थे बहुत लोग, है ना। लेकिन अब एक्सेप्टेंस आ गया, लोग मांगते हैं हमसे कि हमें ग्रुप में जाना है। नॉट ओनली कॉस्ट, उनको अच्छा लगता है ग्रुप में ट्रैवल करने, सेफ लगता है। जैसे कि आजकल आप देखते हो स्टार्टअप का दौर है, मतलब अभी स्टार्टअप महाकुंभ भी लगा था, मतलब यहाँ पे प्रगति मैदान में दिल्ली में। तो जो ट्रैवल टेक इंडस्ट्री है, इसमें अगर देखा जाए तो ज़्यादा नाम, अगर कुछ बड़े प्लेयर के नाम करें तो अब जैसे मेक माई ट्रिप यात्रा, मतलब ऐसे लोग हैं जो प्लेयर हैं। लेकिन अगर जैसे यात्रा की बात करें तो यात्रा भी लॉस में चल रहा था, आपने तो उसका IPO शायद आया नहीं है, आने वाला था लेकिन आया नहीं लॉस के चक्कर में। तो जैसे आप तो कन्वेंशनल थे, आप तो ई-कॉमर्स में उतने ज़्यादा ई-कॉमर्स नहीं करते हैं, आप ट्रेडिशनल और हाइब्रिड तरीके से कर रहे हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है कि ट्रैवल टेक इंडस्ट्री जो है ये एक स्कोप है या जो है नहीं है? ट्रैवल टेक का बहुत स्कोप है और आगे एक्चुअली धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में जा रही है इंडस्ट्री। IRCTC देखिए, IRCTC कितना बड़ा बन गया। लोग ऑनलाइन ही बुक करेंगे। हम ऑलरेडी चेंज देख रहे हैं लोग, जैसे अलमाटी में अभी क्या हुआ कि वीज़ा फ्री हो गया। अच्छा, वीज़ा फ्री हो गया, लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली टिकट बुक करते हैं, सीधे चले जाते हैं। सो दे आर नॉट टेकिंग एनी असिस्टेंस फ्रॉम एनी एजेंट, नो रिक्वायर्ड। Those who are confident, they go directly. They are going as good as India. Ultimately, like everything will convert to technology. Yeah. मतलब ट्रैवल टेक में फ्यूचर है। Yes. तो आप जो है जो मतलब स्टार्टअप फाउंडर है या जो इंटरप्रेन्योर है जो इस एरिया में आना चाहता है, उसको आप क्या मतलब कौन सी ऐसी जो फील्ड है या कौन सा ऐसा एरिया है, मतलब ट्रैवल, एक तो ट्रैवल इंडस्ट्री एक मेन स्ट्रीम बिजनेस हो गया कि आप, उसके अलावा उसकी एंसिलरी भी होती होंगी, मतलब एंसिलरी भी चीज़ें होती है। तो क्या स्कोप ऐसा बचा, क्या एरिया ऐसा हुआ है जो एक्सप्लोर नहीं हो रहा है या उस पर काम करा जाए तो प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा किया जा सकता है? आपके जो कि आपको इतना एक्सपीरियंस है आपको मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई एरिया अनएक्सप्लोर्ड है, हर एरिया पे काम चल रहा है, लोग कर रहे हैं। द ओनली थिंग इज ये इंडस्ट्री अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है अक्रॉस द वर्ल्ड। अच्छा, अनऑर्गेनाइज्ड है। यू विल फाइंड, सी दिस इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर around the world and within India also, and this is the biggest industry contributing around 8 to 9% to GDP, but this is scattered, like this is completely unorganized. You will not find big companies. All are small companies. When you have like small companies, they have their own limitation for spending on IT technology, so that is the problem. Otherwise travel industry is like they are forerunner in IT adoption. आप देखोगे कि जो GDS बना जिसमें जो टिकटिंग को एग्रीगेट करते हैं वो 1970s के सिस्टम है, जब IT कहीं नहीं था किसी इंडस्ट्री में, तब GDS बने। तो जो बाहर की कंपनीज है, ठीक है, इंडिया में तो नहीं ऐसा। इंडिया में तो ट्रैवल आया ही 1995 के बाद है। हॉलीडे जो बिजनेस है 95 के बाद तो पॉपुलर हुआ, अदरवाइज इट वाज लाइक वेरी स्मॉल इंडस्ट्री। तो टेक में सब जगह पे काम चल रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लाइक पॉइंट कि कौन से एरिया पे काम करना चाहिए। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी बहुत है। एक चीज़ मैं नोटिस करती थी कि जैसे पहले हिंदुस्तान में होता था वो जो गाइड होते थे, छोटे छोटे एरिया में ट्रैवल गाइड होते थे सब कुछ। तो अब जैसे अब आज में आप AI, ChatGPT, ग्रॉक, ये गूगल या तो अब मतलब उनका जो है
कायदे से अब वो या तो अपने आप को अपग्रेड करे या उनको अपग्रेड करने के लिए कोई स्टार्टअप ऐसा? AI इज लाइक इनॉर्मस, डेफिनेटली उसमें तो बहुत स्कोप है. वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन AI फॉर आवर बिजनेस. बट यही कि इन केस आपको ऑलरेडी बिजनेस डोमेन का अंडरस्टैंडिंग है, देन इट्स गोइंग टू बी मोर यूजफुल, मोर हेल्पफुल. तो ये जो ट्रेवल गाइड हैं, मतलब आपको मतलब उन लोगों का मतलब एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा कम हुआ है कि वो कोई दिक्कत नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ा कोई? नहीं, देखिए कुछ चीज़ें तो कम नहीं होने वाली. जैसे अब हम एजेंट की भी बात करें तो एजेंट भी कम नहीं होने वाले. देखिए इनका रोल तो रहने वाला है, ठीक है. एज ए कंसल्टेंट AI उनको रिप्लेस नहीं कर सकता, कुछ हद तक होगा रिप्लेस. सिमिलरली गाइड का एक अलग इम्पोर्टेंस है. ही नोज लाइक टू द डेस्टिनेशन लोकली, और उसका जो अंडरस्टैंडिंग वो AI नहीं हो सकता. और जो पर्सनल टच जो गाइड देता है वो AI थोड़ी ना देगा. तो अल्टीमेटली कुछ चीज़ें ऐसी जिनको AI रिप्लेस नहीं कर सकता. मतलब मोर ओवर मतलब ट्रैवल इंडस्ट्री आपके इस इंडस्ट्री में केवल बुकिंग और ये सब ऑटोमेटेड हो सकती हैं, एग्रीगेशन हो बट सकता है. जो बाकी जो एक्सपीरियंस वाली चीज़ है उसमें तो AI का कोई फर्क आने वाला है या टेक्नोलॉजी का कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं आने वाला. वो तो पर्सनलाइज रहेगा ही. ये सबसे अच्छी बात ये है कि उसको रिप्लेस AI नहीं कर सकता. लीड जनरेशन, कन्वर्जन, बुकिंग, यहाँ पे जो ऑलरेडी IT काम कर, हम लोग का वी हैव डेवलप्ड आवर ओन CRM, उस पर हम काम करते हैं. तो वो तो हम पहले भी यूज़ करते हैं. अब उसमें हम थोड़ा सा AI का फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, जिससे थोड़ा सा कन्वर्जन और लीड जनरेशन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा. सो दैट देयर AI कैन हेल्प. तो अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा कि नंबर्स पे. बेसिकली मेन तो नंबर है. ठीक है, हम आप धंधा बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अगर नंबर नहीं है तो बाकी तो मतलब चले तो जीरो से थे, आज कहाँ तक पहुँच गए? इस साल हम लोगों ने 24-25 में 185 करोड़ के आसपास किया है. 185 शेयर. तो फिर आप IPO का प्लान क्यों नहीं कर रहे? वी आर प्लानिंग फॉर IPO, but not now. Maybe 1 or 2 years later, because right now we think we are too small to go for IPO. नहीं, आपका SME IPO अगर आप देखा होगा, SME also, SME yeah. IPO में आपकी फील्ड के बहुत सारे मैंने देखे हैं IPO जो आए हैं और उन्होंने सक्सेस. Right now for next 1 or 2 years we want to focus on a business to increase our profit and sales. Then we'll see. तो we are preparing, like we are preparing ourselves. यूसुफ मतलब होगा आप 150 180 We are preparing आप ourselves. आपको IPO में मतलब IPO से खाली केवल एक फायदा नहीं है कि आपका केवल पब्लिक फंडिंग या फंडिंग ले रहे हैं, उससे आपका एक ग्लोबलाइज एंटिटी बनते हैं. उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज. तो अब बाकी अंत में एक कुछ मतलब एक तरह से जो आज की जनरेशन है तो उन लोगों को क्या आप टिप देना चाहेंगे कि मतलब घूमने या क्या चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए? मतलब चूँकि आपको इतने डाटाबेस 5 लाख लोगों को आपने एक तरह से ट्रेवलर्स को बोल रहे हैं आप? ट्रेवलर्स को देखिए, हम तो आउटबाउंड करते हैं, तो मैं जो बाहर जाते हैं उनको मैं टिप देना चाहूँगा. ठीक है, देखिए जो ट्रेवलर्स बाहर जाते हैं वो केवल ट्रेवलर नहीं है, वो एक्चुअली हमारे कंट्री के एम्बेसडर हैं. ठीक है, आप वहाँ जाके कैसा बिहेव करते हो वो एक्चुअली दैट बिल्ड्स योर कंट्रीज इमेज. ठीक है, तो वहाँ पे हम मतलब किसी के साथ मिसबिहेव ना करें, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करें, तो उससे हमारी कंट्री का ना जो इमेज बिल्डिंग होगा. ठीक है, इनफैक्ट वी शुड इंटरेक्ट विथ लोकल पीपल, वी शुड टेल देम अबाउट आवर कंट्री, इनवाइट देम टू आवर कंट्री. तब जाके एक्चुअली ना ट्रेवलर का फ़ायदा है. ठीक है, तो और एक्सपीरियंस की बात करें तो ही शुड एक्सप्लोर लाइक एज मैनी थिंग एज पॉसिबल, बिकॉज आपने पैसा खर्च किया है, वहाँ पे गए हो. कई लोग क्या करते हैं कि 70,000 रुपये का पैकेज लिया है, उसमें नेगोशिएट करके लाइक दे विल से कि इसको कम कर दो, इसको कम कर दो, मेरे को कम में जाना है. सो वी ऑलवेज सजेस्ट कि यार 70,000 रुपये खर्च कर दो, 10,000 रुपये और लगाओ आप, एंड यू शुड लाइक एक्सप्लोर एवरीथिंग, बिकॉज हो सकता है लाइफ में एक बार जो दोबारा आप जाओगे नहीं वहाँ पे. उसमें आपको बहुत सारी
आपको वहाँ लर्निंग मिल सकती है, Right. हो सकता है कि आपके बिजनेस अगर आप करते हैं तो वहाँ से कोई Right. आइडिया मिल सकता है, Right. या कल्चर में मिल सकता है कुछ, या मतलब बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। Right, right. यात्रा करना तो हमेशा से Right. ही एक जो है मतलब जितने बिजनेस खड़े हुए हैं या जो भी हुआ है, तो पॉलिटिक्स में हर जगह पे तो यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। राइट। इनफैक्ट एक बहुत इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट जो आता है स्पेशली आउटबाउंड ट्रैवल का, वो ये होता है कि हम लोग बाहर जाते हैं, नई चीज़ें देखते हैं, ठीक है, और फिर उसको आके अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आज उसी की वजह से तो कंट्री इतना बड़ा, इतना एडवांस हुआ है। बिजनेसमैन आज से नहीं, हज़ारों साल से ट्रैवल कर रहे हैं। दे आर सीइंग लाइक गुड थिंग्स आउटसाइड, नाउ देन दे आर कमिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। तो ये बहुत इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट है इसका, फ़ायदा नहीं। वो तो अपने अगर आप पॉलिटिक्स में बात करेंगे तो भारत सरकार खुद अपने सांसद को या विधायक जो होते हैं, MP MLA को, सबको या ऑफिसर्स उनको भेजते हैं, सबको मैंडेटरी है कि जाना है बाहर की चीज़ें सीख के आनी है, देख के आना है। बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी गवर्नमेंट हो, इनबाउंड को हमेशा प्रमोट करती है कि लोग बाहर से आएँ, और बाहर आउटबाउंड को दे डोंट केयर, बिकॉज हो सकता है उनके लिए, बिकॉज फॉरेक्स जाता है बाहर, ठीक है, इनबाउंड में फॉरेक्स आता है ना। सो दे आर राइट एट देयर पोजिशन, बट एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आउटबाउंड ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है rather than इनबाउंड, ठीक है। तो उस लहजे से गवर्नमेंट को आउटबाउंड को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इंसेंटिव या जिसे बाकी कंट्रियां देती हैं, इंसेंटिव देने एटलीस्ट फेवरेबल, जैसे अभी TCS लग गया 2 साल पहले, हाँ, तो एट देयर एंड देयर राइट, चलो वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं उनको दे आर ट्राइंग टू दिस थिंग। बट द थिंग इज़, अभी क्या होता है कि TCS की वजह से ना बहुत सारे लोग लाइक दे डोंट वांट टू ट्रैवल अब्रॉड। आप मतलब आप जैसे आप इंडियन को बाहर ले जाना चाहते हैं या ले जा रहे हैं, तो ऐसा काम आप बाहर वालों क्यों नहीं करते, बाहर से इंडिया क्यों नहीं लाते? दोनों बिजनेस अलग अलग हैं, ठीक है। शायद हम हो सकता तो उसमें होते तो हम वही करते, ये नहीं करते। दोनों बोथ आर डिफरेंट बॉल गेम्स। उसमें ज़्यादा इनकम का चांस है कि मुझे लगता है मार्जिन्स उसमें अच्छे हैं, मार्जिन्स अच्छे हैं, बट हाँ। अभी जैसे बिकॉज इंडिया इज़ ए बिग मार्केट, तो आउटबाउंड बड़ा है, बिकॉज समझ रहे हो, मतलब कि जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप बाहर वालों को अगर हिंदुस्तान लेके आएंगे तो ज़्यादा पैसे, मार्जिन ज़्यादा है उसमें, मेरा कहने का मतलब ये। आप सही बोल रहे हैं, मार्जिन ज़्यादा है, लेकिन दोनों अलग बिजनेस है, कम्प्लीटली डिफरेंट बिजनेसेस हैं। तो मार्जिन उसमें ज़्यादा है, लेकिन क्या है ना कि वो उसके लिए मार्केट्स आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। बट सिंस वी आर सिटिंग इन द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, सेकेंड बिगेस्ट यू कैन से आफ्टर चाइना, तो आउटबाउंड तो ऑलरेडी इतना बड़ा मार्केट हमारे पास है, सो इट वाज इजियर फॉर अस। तो आपका जैसे अभी आप 5 लाख लोगों को ले जा चुके हैं लगभग, तो आपका लक्ष्य क्या है, कितने हिंदुस्तानियों का आप विदेश घुमा देंगे? 5 लाख तो केवल हम लोगों ने डायरेक्ट ट्रेवलर्स जो हैं B2C उनको किया है, उसके अलावा हमने 10 लाख से ऊपर किए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कॉर्पोरेट ग्रुप्स भी हैं ना, एजेंट के ग्रुप्स भी होते हैं, वो सब मिला के हमने 10 लाख से ऊपर किए हैं। हाँ सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या था एक्चुअली? नहीं, मेरा क्या टारगेट आपने रखा है कि कितने ट्रेवलर्स को आप बाहर ले जाने का? नहीं, ऐसा ट्रेवलर्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेवलर्स कोई टारगेट नहीं है हमारा, एंड वी आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 30 to 40 CAGR। तो इनफैक्ट हम ये भी नहीं चाहते कि अभी इसी रेट से हम, भले ही रेट कम हो जाए, बट वी वांट टू इम्प्रूव आवर मार्जिन्स। अभी टारगेट नेक्स्ट 2 ईयर्स में यही है कि हमें अपने मार्जिन इम्प्रूव करना है। नहीं, तो बिजनेस में दूसरा जरूरी तो ये है, बिकॉज वी आर फीलिंग सम प्रेशर इन मार्जिन्स, बिकॉज ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो संदीप जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मतलब आपसे बहुत सारा चीज़ें आपका इनपुट दिया इस इंडस्ट्री के बारे में। तो फिर मिलेंगे, फिर से कुछ जब आप नई चीज़ को एक्सप्लोर कर लेंगे तो फिर आपसे उससे बात किया जाएगा, या IPO जब आने वाला होगा तो तब हम आपके साथ रूबरू होंगे। थैंक यू सो मच। तो नमस्कार, आप आज का शो यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई संस्कृति के साथ। धन्यवाद।